अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रियासत की दानिशमंदाना हुक्मरानी का तस्करा महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा आईना साबित होता है जिसमें पूरा निज़ाम अपनी हकीकत और जिम्मेदारियों का सामना करता है। जब हुक्मरानी पर सवाल उठे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ सियासत का नहीं, अवाम के मुस्तकबिल का भी है। और आज पाकिस्तान में यही बहस हर जुबान पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अच्छी हुक्मरानी के बगैर मसाइल का मुस्तकिल हल मुमकिन नहीं। ये अल्फाज सामने आए तो सियासी दरवाजे भी खुल गए, रद्द-ए-अमल भी आया, हिमायत भी हुई और मुखालफत भी। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ एक मौक़िफ़ है या एक ऐसा पैगाम जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। क्या वाकई हमारी कमजोरियों की जड़ गवर्नेंस है? किसी ने कहा इस्लाहात वक्त की जरूरत है, किसी ने कहा निजाम को बेहतर बनाया जाए, खत्म ना किया जाए, किसी ने इसे हुकूमत के हक में दलील बनाया तो किसी ने इसे हुकूमत की नाकामी का एतराफ करार दिया। राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी से पूछा कि अगर निजाम खराब था तो ये एहसास अब क्यों हुआ? मुराद अली शाह ने कहा कि सिर्फ शिकायत नहीं, हल भी पेश किया जाए। जाम कमाल खान और बैरिस्टर अकील ने इस्लाहात की हिमायत की, जबकि हाफिज नईम ने इसे मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी से जोड़ दिया। तो सवाल ये भी है कि अगर सब गवर्नेंस को मसला मानते हैं तो इख्तलाफ कहाँ है? अगर इस्लाहात जरूरी है तो रुकावट कौन है? और अगर अवाम ही ताकत का सरचश्मा है तो फिर अवाम के मसाइल अब तक अपनी जगह क्यों खड़े हैं? उधर तरीके इंसाफ भी खामोश नहीं बैठी। JUIFA से राब्ते शुरू हो चुके हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत भी जारी है। मगर क्या ये कोशिशें किसी मुश्तरका तहरीक में बदल सकेंगी? क्या एतमाद की वो दीवार खड़ी हो सकेगी जिसका जिक्र JUIFA कर रही है? और इन्हीं सियासी हलचल के दरमियान आज़ाद कश्मीर भी एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, कल मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम से हक़ हाकमियत के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए मैदान से अलग रहने का ऐलान कर चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर की सियासत को नहीं समत देंगे? क्या वोटर का फैसला तमाम सवालात का जवाब बनेगा या इंतखाबी नताइज के बाद एक नई सियासी बहस जन्म लेगी? हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी साहब। इसके साथ प्रोग्राम में हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद होगी, डॉक्टर अली इमरान साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, अहद किया था कि पंजाब को गुड गवर्नेंस, IT और तरक्याती प्रोजेक्ट से दीगर सूबों में से आगे लेकर जाऊंगी, ये कह रही है मरियम नवाज साहिबा। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग फेल हो चुके हैं। और तारिक सुमैर साहब, आप भी जानते हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने नाम तो अपना लिया, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो दाएं बाएं हर तरफ से आजकल यही आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं कि ये निज़ाम जो है ये फेल हो चुका है। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया जी। जैसे कि मोहसिन नकवी साहब का हमेशा ही तज़किरा होता रहता है और हमारे साथ ही रहे हैं किसी ज़माने में। जब 9/11 के वाक़यात हुए थे तो उसके बाद हमने इकट्ठी कई जगह जाके रिपोर्टिंग भी की। तो वो बड़े तेज़ आदमी हैं और उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। राना सनाउल्लाह ने कल एक मुजफ्फराबाद में जुमला बोला है कि आसिफ जरदारी के बरखुरदार, और साथ उन्होंने कहा ऐड करते हुए कि 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय करने वाले कह रहे हैं कि निज़ाम फरसूदा हो चुका हुआ है। अगर ये निज़ाम मेरी नज़र में आइडियल निज़ाम होता है, जैसे जमहूरियत यूरोप में है, अमेरिका में है, बाकी ममालिक में है, और नॉन हाइब्रिड सिस्टम होता, तो मोहसिन नकवी साहब हमारी तरह चैनल पे बैठे होते, चैनल के ओनर भी हैं, या कोई बिज़नेस कर रहे होते, इंटीरियर मिनिस्टर कम अज़ कम ना होते। ये सिस्टम की खामियां हैं जिनकी वजह से वो इस सीट पर हैं। उनके बारे में एक साहब ने सर, ये आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ राना सनाउल्लाह को तो मैंने उतनी फ़िक्रा कोट कर दिया जो उन्होंने वहाँ मुजफ्फराबाद में कहा कि ये अब इनको खामी नज़र आई 3.5 साल बाद निज़ाम में। इनके बारे में एक शहाब साहब ने ट्वीट किया हुआ है, मैं उसके 2 जुमले कोट करूँगा। वो कहते हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। वो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, सेनेटर हैं, PCB के चेयरमैन हैं, पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं। अमेरिका के साथ जो राब्ते होते हैं उसमें भी उनका रोल होता है, ईरान के साथ भी होता है। तो बता दें कि किस चीज़ में पायदारी आई है। क्रिकेट के हवाले से मैं नजम सेठी साहब का भी बड़ा नाक़िद रहा हूँ एक ज़माने में, लेकिन उन्होंने
2017 में सर, मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड तो मत समझे नहीं, ना। क्रिकेट ग्राउंड नहीं, मैं क्रिकेट का हवाला देने लगा हूं ना। जी। नजम सेठी की क्रिकेट बोर्ड में परफॉर्मेंस का हवाला देना, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो चुकी थी, PSL शुरू कराई, फिर 2017 में पाकिस्तान ने आलमी एजाज़ जीता उनकी सरबराही में, फिर वो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हर हुकूमत के साथ आता जाता रहता है। इनके दौर में क्या हुआ, वर्ल्ड कप में हम किस पोजीशन पे गए, कितने कप्तान बदले आपने हर फॉर्मेट में, और हाल ही में जो वेस्ट इंडीज़ में हमें शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त, 211 रन्स का टारगेट हमारी टीम पूरी ना कर सके, तो क्या उस पर सिस्टम, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने आके ठीक करना है क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम? वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने करना है। सर, ये मुल्क की बात हो रही है, मुल्क नहीं, आपको मुल्क के हालात बेहतर लग रहे हैं? मुल्क के हालात, मैं आने लगा हूँ। वजारत दाखिला, वो कहते हैं वजारत दाखिला हमने बड़ी ज़बरदस्त कर दी। इस्लामाबाद के अंदर हमने अंडर पासेस बना दिए, पुल बना दिए। CDA के मुतालिक उनका अपना वर्जन है कि CDA करप्ट इदारा है। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर से $2 अरब या $3 अरब बाहर चले गए, तो किसकी नाकामी है? आपके सिस्टम की, आपके होते हुए सिस्टम की नाकामी है। इस वजारत दाखिला में एतजाज हसन जैसी सर, इनको तो पहली दफा वजारत मिली ना सर। और जो जमातें, नहीं, आप देख लें, ये जो जमातें और हैं, ये तो काफी अर्से से पाकिस्तान में हुक्मरानी पहली दफा जिनको हुकूमत भी मिली थी उनका भी जो कुछ हुआ है, पहली दफा उनको आप बहुत ब्लेम कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर। मेरा पॉइंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने खुद कहा कि $2 अरब बाहर गए। आपका काम है बयान देना। आपको तो चाहिए था कि उस DGFIA को पूछते, इमिग्रेशन को पूछते, कुछ सस्पेंड करते, या आप खुद कहते जी मेरा महकमा बदल दें, क्योंकि इस महकमे में ये इदारे मेरे काबू में नहीं आ रहे। आप सारे महकमों पे तनकीद करते हैं, आप पंजाब हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि लैपटॉप स्कीम। इस वक्त अगर सूबों की परफॉर्मेंस में देखा जाए तो पंजाब का हमेशा की तरह नंबर 1 पोजीशन पंजाब के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, नौजवानों की स्कीमें हों, कर्जे की स्कीमें हों, सर आपका टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक सवाल शॉर्ट सा, सर शॉर्ट आंसर भी उस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्या ये निजाम फेल नहीं हुआ? क्या सब कुछ हाल है? क्या सब बेहतर है? निजाम फेल नहीं हुआ, निजाम में खामियां हैं। निजाम तब्दील करने का तरीका आइन के आर्टिकल 239 में दिया गया है, उसको अपनाएं। मेरी नज़र में मोहसिन नकवी साहब को बात करनी चाहिए थी, फेडरल कैबिनेट में जाके बात करते, असेंबली में जाके बात करते, सेनेट में जाके बात करते। वो उन बिजनेसमैनों के सामने बैठ के बात की जो हर हुकूमत में सब्सिडी लेते हैं। मुझे बिजली की सब्सिडी नहीं मिलती एज कंज्यूमर, उनको 10 रुपए सब्सिडी शहबाज शरीफ ने दी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। बता दें कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, कितनी चीज़ें उनकी फैक्ट्रियों से निकल के मार्केट में सस्ती बिकी हैं, वो बता दें। ये बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, करें बिजनेस, लेकिन वहाँ जितने लोग जितने उस जिला कन्वेंशन सेंटर में जितने लोग बैठे थे, बताएं उनमें से उनके पास कितने वोट हैं? ये फैसले वोट लेने वालों ने करने हैं, सियासी पार्टियों ने करने हैं। सियासी पार्टियों से बैठ के बात करें और मशावरत करें। तो कह रहे ना तमाम सियासी जमातों को वो जवाब दे दिया, आना होगा। वो राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, बरखुरदार आसिफ जरदारी। चले सर, बहुत शुक्रिया। चले वो आपको सुना देते हैं कि एग्जैक्ट अल्फाज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के क्या थे। जी प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा। साल का सफर 3.5 साल में करने के चोर दरवाजे हैं, इनको जो है वो बंद करो। काकरोच अगर बात करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं। काकरोच जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या खिदमत करने वाले लोगों के लिए जो है। देख लें सर जी, हमने आपको सुना दिया उन्होंने क्या कहा। साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया सर, आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, वजीर आजम शहबाज शरीफ की शबाना रोज जो कोशिशें थी वो धरी की धरी इस वक्त रह चुकी हैं। एक टाइम था जब उन्होंने कहा था कि हमें आने दिया जाए, अगर लाडले को जिस तरीके से लाड में रखा गया, अगर 30% हमें भी वो चीजें मिल जाती हैं तो मुल्क जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। सर, कहीं कुछ नजर आ रहा है रॉकेट की तरह मुल्क को ऊपर जाते देख रहे हैं आप? एक तो जो शबाना रोज़ कोशिशें हैं वो हमें रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आजकल रोज़ाना देखने को मिलती हैं, और हुकूमत की जो एक डिलीवर करना था वो बज़ाहिर डिलीवर तो नहीं कर सके। मोहसिन नकवी साहब ने इसकी जो है वो पब्लिकली उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, मान लिया कि ये जो है वो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जहाँ तक बात है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुतल्लिक मैं सुन रहा हूँ कि वो बयान दे रहे हैं कि वो एक काउंसलर भी नहीं बन सकते। ठीक है, ये मुनासिब बात उन्होंने की है, वो
इलेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 4 साल का तजिया करें तो मोहसिन नकवी साहब हर अहम नशिस्त में आपको नजर आएंगे। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अगर वो समझते हैं, अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो समझते हैं कि उनके फेडरल कैबिनेट के एक मेंबर ने उनके खिलाफ चार्जशीट जारी किया है, चार्जशीट कर दिया है उनको, और उनको ये कहा गया है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप 16-18 घंटे काम करें तब भी कुछ नहीं होगा, तो फिर उनसे पूछ लेना चाहिए, एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। अगर वो मुलाकात नहीं कर रहे तो मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बहुत बड़ा कंप्रोमाइज करती आई है, करती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि वोट को इज्जत दो का नारा था, उसके बाद वो वोट को इज्जत दो का नारा जब ये अदम एतमाद कामयाब हुआ, ठीक है, एक आईनी तरीके से वो जब वो PDM 1 की हुकूमत बनी, लेकिन उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे वो कौन था? मोहसिन नकवी साहब थे। 8 फरवरी इलेक्शंस किसने करवाए थे? मोहसिन नकवी साहब ने करवाए थे, और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल कोई मसला नहीं था। आपको पता है पंजाब के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा अगर मैंडेट पर सवालात हैं तो वो पंजाब के हैं। फिर वो चेयरमैन PCB भी बन जाते हैं इलेक्शन से 4 रोज कबल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, शहबाज हुकूमत, नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली, उनको कोई मसला नहीं होता जब वो 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाते हैं, वो चेयरमैन PCB हैं, आते हैं, फिर सेनेटर वो बन जाते हैं, फिर वो वजीर दाखिला भी बन जाते हैं, फिर वो खारजा अमूर भी चला रहे होते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता उनको, वो कभी भी उन पर सवाल नहीं उठाते कि आप काउंसलर भी नहीं बन सकते, आप 3.5। कहने का मकसद ये है कि एक शख्स जो है पिछले 4 साल से हमें हर नशिस्त में नजर आ रहा है, वो हर बड़े फैसले में नजर आ रहा है, वो आपकी पाकिस्तान ने अभी सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल की है ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में, वजीर खारजा साहब ये सेकंड जो दौर था, आपने देखा, दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा कि वजीर खारजा हमें कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ यहां बैठ के बयान दे रहे थे। और मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में भी हमें नजर आ रहे थे, हमें जो है वो जो टॉक्स थी वहां पे भी नजर आ रहे थे, फिर ईरान में उनकी आनियां जानियां थी, वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने कहीं कोई एतराज नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब इस निजाम के एक ताकतवर शख्स हैं और उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी भी कुछ नहीं बोले, उनको क्योंकि पता है असल में मसला ये है कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हैं वो मुस्लिम लीग नून की गले की हड्डी बन चुके हैं, और जो पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है उसने पूरा हिस्सा बकदरे जुस्सा बल्कि उससे ज्यादा लिया है। उसने आईनी ओहदे लिए, चेयरमैन सेनेट उनका है, गवर्नर उनके हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर उनको लिया हुआ है, हर मामले में वो जो है वो टांग अड़ा लेते हैं, बजट का वो जो है वहां पे फटा बना देते हैं, हर मामले में वो कहते हैं हमारी मुशावरत से चले, 26वीं 27वीं तरमीम में वो कहते हैं जो हम कहेंगे आपने वो करना है, तो हर जगह पे पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले रही है। लेकिन आपको याद होगा जब मामला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी मामले में फंस जाता है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी का बयान पता है क्या होता है कि नवाज शरीफ साहब की नशिस्त जो है वो जाली मैंडेट, मरियम साहिबा की जाली मैंडेट। कहने का मकसद ये है कि जब आपका मैंडेट में लेजिटिमेसी ना हो तो आपकी ये हुकूमत कमजोर होती है, निजाम कमजोर होता है, तो फिर ताकतवर कौन होता है उस निजाम में? मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग ही होते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सकीब चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर, हमें बताया गया था रोजगार भी बढ़ेगा, तरक्की भी होगी, मुल्क खुशहाल भी होगा, महंगाई में कमी भी होगी, कर्जों से निजात भी मिलेगी, और हमारी टीम जब आएगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। सर, इस पे भी मैं आपका एक पॉइंट जो है इस पर चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब सर सामने है वो कह रहे हैं कि मुल्क के जो हालात हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत पे उन्होंने डाल दी है, और इस वक्त जो विफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से जो बयानात आ रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोहसिन नकवी साहब काबिल एहतराम है, लेकिन वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। उनके पास भी एक बहुत तगड़ी वजारत है, और उस वजारत के नीचे जितने उनके इदारे हैं वो पब्लिक डीलिंग के इदारे भी हैं, तरक्याती इदारे भी हैं, CDA सबसे बड़ा इदारा है, और इसके अलावा और भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उन्हीं के अंडर आते हैं। तो चीज़ें तो अगर जाएंगी, देखें, आप किसी की तरफ उंगली उठाएंगे तो आपकी तरफ भी उंगली उठेगी। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप खुद को बरी ज़िम्मा करार दे के दूसरे बंदे पे सारे इल्ज़ामात लगा दें। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा ना होते, फिर आप इस तरह की बात करते, तो शायद आपकी बात को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल होती। लेकिन अब आपकी उस बात को उस समिट में जिसमें आपने बात की, और जहां वहां पर वो लोग बैठे हुए थे जो
आपने खुद ही इतराफ भी कर दिया कि ये लोग हुकूमतों को बनाने में चंदा देते हैं। भाई ये कैसी बात है कि आपने उनके सामने कह दिया और फिर आगे बात सुने कि वहाँ पे तालियां भी बज रही हैं। इस बात पे क्या इस बात पे तालियां बजनी चाहिए? तो बेसिक जो है वो जो गवर्नमेंट आई थी, देखें गवर्नमेंट ने भी जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं किया, ये भी एक मानने वाली बात है। और उसमें दूसरी राय नहीं है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह के लोगों के तवक्कुआत थी कि चलें जी पहली हुकूमत जो है वो पीटीआई की चली गई, पीडीएम आई, चले उसमें इतना नहीं डिलीवर कर पाई, तो ये हुकूमत जो है वो ज़रूर डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि ये एक बड़े मैंडेट के साथ आ रही है और कोलेशन भी है इसका पीपल्स पार्टी के साथ। बड़ी तजर्बाकार लोग हैं और बड़ी तजर्बाकार टीम है। तजर्बाकार लोगों ने सर क्या किया? तजर्बाकार और टीम ने ये हशर कर दिया कि पेट्रोल पहले कहाँ था और अब कहाँ है। ये देख लें, महंगाई पहले कहाँ थी सर, और अब सिस्टम कहाँ है। कोलैप्स नहीं किया जी, सिस्टम कोलैप्स नहीं किया सर, हमारे सामने तमाम तर चीजें, मुल्क जो है वो कहां से कहां पहुंच गए, और ऐसे में फिर कहना कि जैसे तारिक सुमैर साहब ने भी कहा कि सब चीजें जो है स्टेबल हैं बीबी। नहीं, किधर पहुंच गया मुल्क? सर आपको नहीं पता, हमारी मईशत का आप हाल देख रहे हैं, हमारे काम आदमी का हाल देख रहे हैं, तो ऐसे में ये बात जो सामने आई है, बयान है मुल्क कहां से कहां, मतलब आप बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। वाकई कि जो लोग तवक्का कर रहे थे कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे नौजवान जो है उनको रोजगार मिले, तालीम मिले, सेहत मिले, और हर जो पाकिस्तानी है उसको इज्जत से 2 टाइम का खाना ही मिल जाए कम से कम, और इज्जत से वो अपने मुल्क में रह सके, और ये लोगों को कह सके जी मुझे हर चीज़ मिल रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग बहुत तंग हैं। आप सिर्फ बाकी चीजों को छोड़ अच्छा सर, एक और भी बात की मैं उस पर भी जरा एक आपका पॉइंट चाहूंगी कि इस वक्त कहा जा रहा है कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सूबे बनना जो है, सूबों के अंदर ही सूबे बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो खुशाइन समझते हैं अगर इस तरह का कुछ हो जाता है? हालांकि हम देख रहे हैं कि पीएमएलएनबी ने इस चीज को इस पर मुत्तफिक है, जबकि हम पीपल्स पार्टी को देखें तो वो भी नहीं मान रहे। नहीं, सूबे बनने से कौन सा इनकलाब आ जाएगा, मुझे बताएं। उनके मतलब आप इसके हक में नहीं मुझे बताएं कि सूबे बनेंगे तो भाई वो सूबे बनेंगे, नया इंतजामी ढांचा बनेगा ना, तो आपके पास इतने वसाइल हैं। आप खुद इतराफ करते हैं कि हमारा बजट माइनस में है, और आप हर साल कर्जा लेकर अब अपना जो है वो 1 साल का बजट बनाते हैं। जब आपके पास अपना कुछ है ही नहीं तो आप नए सूबे किस तरह चलाएंगे? वहां पे जब देखें पूरा एक सेटअप बनाते हैं ना, आप एक सूबा बनता है, वहां पे आपको सेटअप बनाना पड़ता है, और वहां पे पूरी एक मशीनरी होती है। तो भाई वो पहले तारिक सुमैर साहब कह रहे पहले अमन लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 सूबों में जो हालात हैं, 2 सूबों में नहीं है जी, पंजाब में भी हालात इतने अच्छे नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत वहां पे भी हर वक्त खराबी रहती है। लेकिन अमन के बगैर जो है और इंसाफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। पहले इंसाफ ले आए, अमन ले आए, उसके बाद सूबे बनाए। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए तहरीक इंसाफ के JUI फे से राब्ते जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा तेज हो चुके हैं। सर, JUI फे की क्यों इतनी ज्यादा जरूरत जो है इस वक्त PTI महसूस कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बात करने के लिए। सब लोगों ने बात की है। देखिए आकाशा, सबसे पहली बात यह है कि ना तो मेरे पास कोई मुसद्दका इतलात हैं कि JUI से कोई राब्ता किया गया। जैसे आप बता रही हैं, जब तक पार्टी की कोई बाज़ाब्ता लाइन नहीं आएगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा या हमें नहीं बताया जाएगा, मैं उसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। लिहाजा अभी चले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, क्या ये जरूरी बहुत ज्यादा हो गया इस वक्त आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। उसकी मैं आपको सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं, ये जो क्योंकि जो चल रहा है, जो सूबों की बात चल रही है और मोहसिन नकवी साहब के बयान की चल रही है, तो वहां से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर आज फर्स्ट है और ठीक 4 दिन बाद एक बहुत बड़ी तहरीक जो है उसका आप आगाज करने जा रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ अंदर की खबरें जो है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि आप लोग एक्चुअल में करने क्या जा रहे हैं। देखिए आकाशा, हम 5 अगस्त से अपनी जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वो 5 अगस्त को, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को
जेल में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस तरह की जेल उन्होंने काटी है, आपने देखा कि जितनी बहादुरी से उन्होंने जेल काटी और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, अपने असली मौक़िफ़ पर कायम रहे, उसका अब वक्त आ गया है कि शायद अब मेरे ख्याल से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी शायद अब पीछे हट गई है इन नालायक और जाबर जालिम हुक्मरानों से, तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि हम भी इनके खिलाफ एक भरपूर जो है वो जमहूरी और पुरअमन लड़ाई लड़े। देखिए, बात जब हम करते हैं तो इनकी गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये खुद और इनकी भतीजी ये कहा करती थी कि जब पेट्रोल महंगा हो, 1 रुपया महंगा हो, तो समझ ले कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो वक्त ने साबित किया कि ये चोर हैं। और जिस के मध्य मुकाबले ये खड़े हैं वो शख्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिसने लंदन में अपना फ्लैट बेचकर भी पाकिस्तान वो अपने पैसे लेकर आया था। अब मैं ये समझता हूँ कि हमें तो अब एक एहतजाजी तहरीक पुरअमन होनी चाहिए और इनको 5 साल तो पूरे करने चाहिए। अगर पिछले 2 सालों में 8 फरवरी 2024 से अब तक अगर आकर एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता लग गया कि गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं हो रही और इसी गुड गवर्नेंस की ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो मजीद जन्म ले रही है, इसलिए वो अब इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। देखें, जब जनरल बाजवा ने ये नारा लगाया था, उन्होंने ये कहा था कि जी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत करप्ट है, इमरान खान की हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो बड़ी बैड है, लिहाजा इनको जाना चाहिए, और पूरा जोर लगा के उनको हमें निकाला गया। हमारे निकालने के बाद 4.5 साल का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में देख ले कि पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला। तो आपके 15 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, जिसमें से 8 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं और 5 अरब डॉलर चाइना के। आपके पास सिर्फ 2 अरब डॉलर के रिजर्व है। इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम फेल हो चुका, ये खत्म हो चुका, इसलिए इसको आगे मजीद ये आगे चल नहीं सकता। अब हर महीने जो सर, ये भी तो चीजें समझ से बाहर है ना कि जो भी पार्टी इख्तियार में आती है तो वो ये कहती है कि हमें 10 से 15 साल चाहिए इस मुल्क की मईशत को सही करने के लिए। सो हमने देखा कि PMLN जो है वो वाहिद एक पार्टी थी जो कह रही थी कि हम सिर्फ 6 महीने में तमाम चीजें जो है वो बेहतर कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में ये सारी चीजें ठीक कर लेंगे। और आकाशा, 6 महीने में क्या, उन्होंने जो पिछले 4.5 में एक बड़ी आपके नाज़रीन के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूं कि पिछले 4.5 साल में जो आपने बिजली के बिल पे किए ना आकाशा, वो क्या थे? आपने 13,400 अरब रुपए के बिजली के बिल पे किए, जिसमें 6,200 अरब आपने बिजली खरीदी, बिजली आपने इस्तेमाल की। 7,200 अरब रुपया आपने कैपेसिटी पेमेंट के अंदर दिया। यानी वो बिजली घर जो नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली ने लाकर खड़े किए और वो कभी चले नहीं, उन्होंने एक यूनिट भी पैदा नहीं किया और 7,200 अरब रुपया जो है वो ये लेकर अपने घरों में चले गए। देखें, अब मसला क्या है, बैड गवर्नेंस हुई क्यों, उसकी वजूहात क्या है? देखिए, पिछले 50 साल में इन दोनों खानदानों ने इस मुल्क को बुरे तरीके से लूटा। इन्होंने अपनी एम्पायर्स खड़ी की इस पाकिस्तान के अंदर, खा वो इंडस्ट्री की शक्ल में थी, खा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की शक्ल में थी, हाँ किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी एक एम्पायर्स क्रिएट की। अब उन एम्पायर्स को बचाना भी तो है। अब ये हुकूमत में आते हैं सिर्फ अपनी उस लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए। इनको क्या लगे कि आकाशा का क्या हाल है, सगीर चौधरी साहब क्या करें, तारिक सुमैर की गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, अब इन्होंने ये बचाना है। लेकिन इनको लाने वालों को ये समझ आनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस, ये छोटे, अब बात कर लेते हैं कि छोटे सूबे कैसे, ये छोटे यूनिट्स जो आप बनाने जा रहे हैं वो कैसे काम करेंगे। देखिए, मैं कानून का तलब इल्म हूं। आइन का अगर आर्टिकल 239 आप पढ़ें तो उसकी जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहती है कि आप बिल्कुल सूबे बना सकते हैं, छोटे यूनिट बना सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। सबसे पहले आपकी कौमी असेंबली में बिल पास होगा, फिर सेनेट उसको पास करेगी, फिर जो मुतलका सूबा होगा जिस सूबे के आपने छोटे यूनिट डाले हैं वहां से 2/3 अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर होगी तो आप छोटे यूनिट बनाएंगे। अच्छा चले, हम कहते हैं यूनिट बना भी लिया आपने। देखिए, बात छोटे यूनिट बनाने की नहीं है। आपने अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देने, अगर छोटे यूनिट्स बनाकर भी इन्हीं लोगों को लेकर आना है जो आपकी मन मर्जी के होंगे, कि मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक साफ शफाफ इलेक्शन पर बात नहीं की। आप बार बार गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस को ठीक करने के लिए पहले आपको अपना जो निज़ाम है, जो इंतखाबात हैं, जो आपका असल चीज है वो इलेक्शंस है। अगर आप ठीक तरीके से इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उन्हीं लोगों, अगर आप अवाम के जो नुमाइंदे सर अभी तो चले आपकी भी ख्वाहिश सामने आ गई कि आप भी चाह रहे हैं कि 5 साल इस हुकूमत को जो है पूरे करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, मोहसिन नकवी साहब समझ नहीं आ रही कि सिस्टम का हिस्सा भी हैं, दूसरी तरफ वो जो है इस सिस्टम को इस तरीके से भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती स्ट्रक्चर है खुद ही बनाया था इन्होंने, इसको बदबूदार कहना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की पहले तो इब्तदा देख लेना आप कि 13 माह उन्होंने वज़ीर-ए-आला-शिप गुजारी केयर टेकर के तौर पे, ठीक है, और काम सिर्फ ये होता है वज़ीर-ए-आला का, केयर टेकर का, कि उसने शफाफ इंतखाबात करवाने हैं।
तो उनकी निगरानी में ये शफाफ इंतखाबात हुए हैं। अगर गलत हुकूमत आ गई या गलत नुमाइंदे हो गए या शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो फिर सवाल तो उन पे भी उठता पर है। सवाल तो ये भी है ना सर, देर आए दुरुस्त आए, अगर आ गए तो फिर भी उनको नहीं, इतना इतनी देर क्यों की उन्होंने? 3.5 साल उन्होंने सोचने में क्यों लगा दिए कि जो है वो निज़ाम अच्छा नहीं है और बैड गवर्नेंस है। देखिए, जमहूरी तरीके से एक हुकूमत आई जी। है और आप भी उस अमल का हिस्सा हैं। बेशक आप जो है वो और सीट पे आए, इलेक्ट होके नहीं आए, लेकिन सेनेटर इलेक्ट होके आता है, सेनेटर बने और फिर वो इंतखाबात के जरिए नहीं आए, अवामी मैंडेट के जरिए कह लें नहीं आए, ठीक है। तो आप जो है वो आपको वजारत मिली, बट फिर आपकी जो सुपरमेसी है या आपकी पावरफुल वजारत है उसके बारे में बात करना ही फजूल है, क्योंकि सब जानते हैं कि आप एक पावरफुल शख्सियत हैं। लेकिन आपका ये काम था कि देखें आप शफाफ इलेक्शन करवाते और उसके बाद वापस चले जाते, फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सिस्टम को ज़रूरत है तो आपको बनना चाहिए था इसका हिस्सा। और पीटीए तो ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि जो रिगिंग है वो 2018 और 2024 में सबसे ज़्यादा हुई, ठीक है। और ये पीटीआई नहीं लगाती, सॉरी नून लीग लगाती है 2018 का और पीटीआई लगाती है 2024 का, ठीक है। ये दोनों जमातें लगा रही हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस जो है वो अब आप बात कर रहे हैं उनके सामने और उनको ये कह रहे हैं कि जी आप लोग पैसे देते हैं हुक्मरानों को हुकूमत में आने के और वहाँ से तालियां बज रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उनको ये समझ क्या समझ आई इसकी कि हमारी बेइज्जती हो रही है या हमारी तारीफ हो रही है। तो उनको कह रहे हैं कि आप कोई 10 करोड़ देता है, कोई 20 करोड़, आप में से लोग देते हैं इनको और ये हुक्मरान आ जाते नहीं, हैं। जो पूरा खिताब था उसमें ये वाली बातें आपको बुरी लगी, लेकिन अच्छी कौन सी बातें लगी हैं सर? उन्होंने आम आदमी की बात किया, उन्होंने हमारी यूथ की बात किया, उन्होंने बताया कि भाई आपके 2000 से आपके लैपटॉप से अब तकदीरें बदलने वाली नहीं है, बल्कि एक आदमी जो है उसको होश आ चुका है। ये जो तकरीर है ना, देखें ये तकरीर इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये जो क्रिटिसिज्म वाला है कि उनको खुद ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। उनके नीचे भी एक महकमा है, 2 महकमे पहले उस पर बात हो चुकी है, मैं नहीं करता, वो चीज़ें तो ठीक हुई नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। पीसीबी है और ये जो एक उनके नीचे और भी बहुत सारे महकमे हैं, तो ठीक है। नौजवानों को रोज़गार चाहिए, नौजवानों को आप जो है वो जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी है उससे रोशनास करवाएं, उनको रोज़गार के मौके दें, तो डेफिनेटली नौजवान जो है वो इस मुल्क का सरमाया है। वो नौजवान जो हैं वो इस मुल्क में तरक्की करेंगे तो ये मुल्क जो है वो आगे चलेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोल्यूशन नहीं बताया, सोल्यूशन उन्होंने कोई नहीं बताया। उन्होंने मतलब आप समझ रहे हैं कि इल्जामात सारे लगा दिए लेकिन सोल्यूशन किसी चीज का नहीं। बैड गवर्नेंस की बातें भी की, आपके बकौल इल्जामात भी सारे लगा दिए, आइडेंटिफाई भी चीजें कर दी, लेकिन भाई इसका सोल्यूशन भी बता दें। वज़ीर आला सिंह भी कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए। क्या फिर इसका सोल्यूशन आप दबे लफ्जों में क्यों बताएंगे? सीधा बताएं कि इस गवर्नमेंट को खत्म करें और कोई ऐसा सिस्टम नया ले आए। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं 5 साल ये हुकूमत जो है पूरे करेगी। नहीं, वो ख्वाहिश उनकी जो है, अच्छा 5 साल हुकूमत पूरी करेगी, उन्होंने कहा है अच्छा कि इस हुकूमत को छेड़ा भी नहीं जाएगा। 5 साल हुकूमत अगर पूरी करेगी तो फिर अच्छा निजाम कैसे आएगा? कुछ सोल्यूशन चले, बहुत शुक्रिया सर। यही चीज आगे मैं साकिब बशीर साहब आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी। जब उन्होंने बता दिया कि भाई इस हुकूमत से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, मुल्क जो है वो कहां से कहां, मतलब बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है मुल्क, लेकिन फिर भी सवाल यह कि वो फिर भी कह रहे हैं कि हमने 5 साल इस हुकूमत ने कहीं नहीं जाना, इन्होंने अपने 5 साल जो है पूरे करने हैं, तो मुल्क फिर कैसे हालात जो है वो बेहतर होंगे? एक तो उन्होंने जो सोल्यूशन वाली बात है उन्होंने सोल्यूशन दिया है। एक तो सोल्यूशन ये कि सूबे बनाए जाएं और इंतज़ामी यूनिट जो है वो बनाए जाएं या सूबे या जो भी वो कह रहे थे कि उसका नाम जो है वो आप रख लें। और दूसरा वो सिस्टम को रीसेट करने की, नए चेहरे सामने लाने की वो बात कर रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तब्दीली तो होनी है। अब ये कि तब्दीली कैसे होगी ये अभी जो है वो मेरा ख्याल है उसके हवाले से कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। 28वीं तरमीम जो है बिल्कुल सर पे आन पड़ी है। अब 28वीं तरमीम में क्या होना है, क्योंकि जुडिशरी के मामलात सारे आप कंट्रोल कर चुके, बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं, अब एक ही इशू रह गया है सूबे, NFC या इसके अलावा कुछ अहम जो तरमीम है वो अगर हो गई इस निज़ाम की तब्दीली। एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम एक जमहूरी निज़ाम में वो 4-5 किस्म का होता है, हम एक को लेकर बैठ गए हैं और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो उसमें भी बहुत माना खेजी थी कि 4-5 किस्म का निज़ाम है, तो आपको दूसरा, तीसरा और चौथा भी ट्राई कर लेना चाहिए। हो सकता है निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए।
तो एक तो बड़ी क्लैरिटी है इसमें, जिसके बाद दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने भी इंडोर्स किया, बुनियादी तौर पर जो DGISPR हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नए सूबे बनाने की जो मौक़िफ़ था उसकी हमायत की। उन्होंने भी ये कहा कि आबादी हमारी जब 4 सूबे बने थे कितनी थी, आज कहाँ पे पहुँच चुकी है। और एक बात जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब लगती भी है और बेहतर भी लगती है कि नए सूबे तो बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट बनाएं, नए सूबे बनाएं, या आप कोई भी सिस्टम इस तरह का लेके आएं जहां छोटे छोटे सेटअप हों। क्योंकि आप पंजाब की मिसाल ले लें जहां पे 60% पाकिस्तान की आबादी है, इतना बड़ा सूबा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उस तरह जिस तरह किया जाना चाहिए। और जो जिन ममालिक ने तरक्की की है वहां पे सूबों की तादाद अगर आप उनकी आबादी के लिहाज से देख लें तो बहुत ज्यादा सूबे वहां पे मौजूद हैं और सिस्टम बना भी सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो मामला है, मेरा ख्याल है जब सूबों की बात आएगी तो फड्डा होगा। क्योंकि मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट एक स्टांस लिया है इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद कि सिंध में तकसीम या सिंध में नए सूबे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वहां के अवाम भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल, बड़ी क्लियर उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती, अवाम नहीं चाहती। तो जब और दूसरी तरफ मैं सुन रहा था तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी बनाएं जी सूबे, शुरू करें, फिर जहां पे जो है वो डिलीवर नहीं किया जा रहा, वहां पे गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं, और वो सिंध है, सूबा सिंध, वहां से आप शुरू करें नए सूबे बनाने का मामला। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में फिर मुस्लिम लीग नून, तो अगर ये जो है वो क्या कहते हैं कि फोर्सफुली अगर ये सूबे बनाने का मामला आया तो फिर जो है वो फड्डा होगा। और फिर वो जो 5 साल वाली बात है कि यही हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मुझे नहीं लगता 5 साल पूरे करे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है इसमें किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल उस तरह पूरे नहीं किए। चेहरे बदल गए हैं, वो आप पिछले 2-3 दिहाइयां मतलब देख लें, 2018 से 8 से 13 देख लें, 13 से 18 देख लें, 18 से 23 देख लें, और अब जो है वो 8 फरवरी 2024 के बाद जो हुकूमत आई है इसको भी आप देखें कि अभी 2.5 साल हुए हैं और बड़े बड़े मामलात जो है वो अभी बिगड़ना शुरू हो गए हैं। तो 5 साल मुझे तो किसी सूरत भी ये पूरे होते नजर नहीं आते, लेकिन तब्दीली बहरहाल नजर आ रही है। इसी निज़ाम के अंदर कोई नया निज़ाम कहाँ आना है, इसी निज़ाम के अंदर के वो सूबों की शक्ल में हो, वो 28वीं तरमीम में कुछ ऐसी तरमीम कर ली जाए जो एक नई जो जेहत हमें दे दे इस निज़ाम में। चल, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारिक ज़ुबैर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, कुछ बात कर लेते हैं, एक बहुत ही अहम टॉपिक है सर, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात दूसरा मरहला जो है वो कल होने जा रहा है। सो हम देख रहे थे कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे पे किस तरीके से सर तीर जो है वो उनकी जानिब से बरसाए जा रहे थे। सो कल मुजफ्फराबाद में एक अहम बैठक होती है, फिर उसमें कहा जाता है कि ये वाली चीज़ें अब आगे नहीं चलेंगी, इस तरह के बयान जो हैं वो आप लोगों ने नहीं देने। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ ही देर बाद फिर बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी हो जाता है। सो जहां तक देखा जा रहा है, चीजें जो PMLN बता रही है कि वहां के जो अवाम है वो PMLN के साथ हैं। सो कल भी ऐसा ही लगता है कि PMLN जो है वहां पर मैदान मार लेगी। आपको कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है? जी शुक्रिया काशा, ये स्टोरी मैंने ही दी थी जब ये मुजफ्फराबाद में इनकी मीटिंग हुई थी जी सर, फेडरल मिनिस्टर्स की और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, और मेरी कई लोगों से बात भी हुई थी, तो उस पर मैंने बेस करके स्टोरी दी थी और उसमें इत्तेफाक किया गया था कि बयानबाजी इस हद तक हम नहीं करेंगे कि वापसी के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। थोड़ी बहुत लगी रहेगी, थोड़ी बहुत तो फिर सियासत है, इलेक्शन हो रहा है, वो तो होने हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 9 नशिस्तें हैं और 12 महाजरीन की नशिस्तें जिन पे कल पोलिंग होनी है। और जो डिस्प्यूट एक क्रिएट हुआ है महाजरीन की नशिस्तों वाला, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मुतालबा भी है और कुछ इश्यूज़ भी हैं, उसमें कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, कुछ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के हवाले से बात है। दफ्तर खारजा का कहना है कि जी ये अगर ख़त्म करेंगे तो हमारा जो कश्मीर का केस है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें हमारी जान नहीं रहती उस हद तक। राना सनाउल्लाह ख़ुद एक इंटरव्यू में कह चुके हुए हैं कि हम 4 से 5 नशिस्तें मुजफ्फराबाद डिवीज़न की हद तक उन्होंने बात की थी जीतने की पोजीशन में हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था
कि जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं फैसल राठौर, वो भी हार जाएंगे। और मीरपुर डिवीजन के नताइज के बाद जो इस गुस्से का इजहार किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर की और जज्बाती बातें की रियासत के हवाले से, कि रियासत देखे कि मफाद नून लीग का अजीज़ है या मुल्क का अजीज़ है। तो लेकिन 2-3 घंटे गुजरे थे तो फिर वो उन्होंने ख़ुद रिक्वेस्ट की, 2 टीवी चैनल्स के शो में आए और वहाँ जाके कहा कि मेरी मुराद रियासत से इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी। तो भाई आपकी अपनी हुकूमत थी वहाँ पे, आप उससे गिला कर रहे हैं। अगर फेडरेशन में देखा जाए तो सदर पाकिस्तान आपके हैं, तो सारी चीज़ें हैं। माजरीन की नशिस्तों के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से तो माजी में भी होती रही हैं। क्या लग रहा है सर, कल क्या होने जा रहा है? जिस सूबे में जिसकी हुकूमत है उसकी नशिस्तें आ जाएंगी ज़्यादातर, यही जिसकी हुकूमत है, यानी आप पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा? पीपल्स पार्टी सर वो तो धांधली का रोना। नहीं, पीपल्स पार्टी के सिंध में भी तो नशिस्त है ना, केपी के अंदर भी एक नशिस्त है, और भी नशिस्तें हैं, 7-8 नशिस्तें पंजाब के अंदर हैं। तो पंजाब के अंदर इन्होंने नून लीग वालों ने मोबिलाइजेशन काफ़ी की हुई है, सारे वज़ीर भी लगे हुए हैं, सीनियर वज़ीर भी यहाँ पिंडी में आके, हनीफ अब्बासी भी लगे हुए हैं, और इधर नासिर भट्ट ने अपना अलग मैदान लगाया हुआ था, नासिर भट्ट ने अपना अलग मजमा लगाया हुआ था, हनीफ अब्बासी अपने अलग लगा रहे हैं। तो जोर वो अपनी अपनी जगह लगा रहे हैं। तो असल बात मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो इशू है रावला कोर्ट का, हजीरा का, जो बाग की नशिस्तें हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर थोड़े कंसर्न नज़र आए मुझे कि वहाँ जो हालात हैं, तो उसमें मुझे जो लग रहा है कि 1-2 नशिस्तों पर शायद पोलिंग कराना मुश्किल हो जाए इंतज़ामिया के लिए। उस पे फिर देखते हैं कि क्या बनता है। वो 10 अगस्त की डेट है, वो आगे चल के पता चले। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। साकिब बशीर साहब, एक शॉर्ट आंसर सर इस पे मैं आपका चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ऐसा कह जा रहे हैं कि कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम जो है वो खुद करें। पहला जो मरहला था सर, उसमें हमने देखा कि 10 to 15% टर्न आउट रहा है। सो कश्मीरी अवाम क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? एक तो जब ये इलेक्शन आ रहे थे तो बिलावल साहब से एक सवाल हुआ था कि इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर के शफाफ होंगे, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं इसी तरह ही होंगे। तो अगर उनका मवाजना ये था कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज, वो तो फिर वहाँ पे तो काफ़ी तनाज़ा भी है। तो एक तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे बड़ी अजीब लगती हैं कि 2014, 2011, 2015, 16 इमरान खान का नारा ये की था कि जो है वो इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं और ये जो है वो नूरा कुश्ती करते हैं। तो अगर आज भी 2026 में भी इतने डिजिटल दौर में जहाँ पे जो आम यूथ है उसको पता है कि कौन क्या, कहाँ क्या, कैसे बोल रहा है, क्या सोच रहा है, तो तब भी आप वो नूरा कुश्ती करेंगे कि जो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं कि पता नहीं 30 अरब रुपए की करप्शन की है पीपल्स पार्टी ने, और बाद में कहते हैं ये मुझसे ना पूछें, और पीपल्स पार्टी कहती है आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं जी हम जो है वो हंसी खुशी रहने लगे। तो कहने का मकसद ये है कि मामलात पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि मरकजी हुकूमत से अलग होगी। आपने पूछा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम क्या चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ चाहते हैं, जो ज़्यादा हम उस पर शायद बात ना कर सकें। तो जो जिस तरह की सिचुएशन हमें नजर आ रही है, आपने मीरपुर डिवीजन देखा, मीरपुर डिवीजन के जो नताइज हैं वो 2021 में जो नताइज आए थे उससे कम वोट पड़े हैं, बहुत ज्यादा कम वोट पड़े हैं। 2021 के बाद 2026 तक 5 साल होते हैं, 5 साल में यूथ आई, नया वोटर आया, वोटर की तादाद ज्यादा हुई, तो 2021 के मुकाबले में कम वोट पड़ने का मतलब ये है कि उन इलेक्शंस पर सवालात हैं, उनके नताइज पर। ओवरऑल मैं उसकी जो परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो तो जो अभी 12 और जो 9 नशिस्तें हैं इसमें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक वो हवा चल पड़ी है, तो उसका एज मुस्लिम लीग नून को है। एक दूसरा, पंजाब में जो महाजरीन की नशिस्तें हैं वो मेरा ख्याल में 90-95% जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही मिलने के वाज़े इम्कानात है। फिर देखें कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, वज़ीर उनके जो है वो उनकी कैंपेन कर रहे हैं, तो ये नशिस्तें उनको मिलनी हैं। अगर 4 या 5 नशिस्तें उनको मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी मिल जाती हैं तो वो एक क्लियर जो हुकूमत बनाने की तरफ जो सफ़र है वो उनका जो है वो बन जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो एक स्टांस लिया है कि अगर मीरपुर डिवीजन की तरह की अगर धांधली वहाँ पे हुई
तो फिर जो है वो हम कुछ सोचेंगे कि मरकज में इनके साथ रहना या नहीं रहना। ये मेरे ख्याल में धांधली तो turning जीबी में point भी होगा। इलेक्शन होते हैं, वो जीत भी गए थे, फिर भी वो धांधली के इल्जाम जो है वो नून लीग पे नहीं, वो लगा यहाँ पे रहे थे। भी जीत गए तो उनको मतलब वो जिस तरह भी जीत जाए, वो धांधली के इल्जाम लगने। चले बिल्कुल बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया जीत के सर। फिर भी कोई मसला नहीं चले, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर। जो आप लोग कहना चाहते थे वो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को कह रही है, धांधली के इल्जाम भी लगा रही है, फिर फॉर्म 47 की भी कुछ बातें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। सर, आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला है और पीपल्स पार्टी, वहां के अवाम, तो आप कह रहे हैं कि वहां के अवाम चाहते हैं कि आप लोग हों, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो आपको कुछ दावत दे रहे हैं, तो कुछ उस दावत पे आप अमल दरामद करेंगे? वो कह रहे हैं इंतखाबात में शामिल हो जाएं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? वो इनके वोट लेना चाहते हैं पीटीआई। आकाशा, ये एक बात याद रखिएगा, ना तो इन इलेक्शंस की आवाम की नज़र में कोई अहमियत है, ना ही दुनिया की नज़र में इसकी कोई अहमियत है। ये सारे खुद हारे हुए लोग पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को हार के उसके बाद बनने वाली हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और इनके जो वालिद साहब हैं वो सदर पाकिस्तान बने, अगर वो फॉर्म 47 पर गलत तरीके से आए हैं, वो गलत थे, तो इनके वालिद साहब भी तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसी फॉर्म 47 के मुंतखब करदा लोगों की वोटों से सदर पाकिस्तान बने थे। अब आते हैं कश्मीर के इलेक्शन की तरफ। आकाशा, ये एक इंतहाई फजूल बहस जिसमें हम उलझे हुए हैं सब लोग, बजाय हम इकोनॉमी की बात करें या उन चीजों की बात करें जिसके हाल से मुल्क की परेशानी दूर होगी। देखिए, अब इलेक्शन क्या होगा, आप सर, आपके बात करने से कौन सी मुल्क की मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकती हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी बात करने से कम से कम हम उन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो आवाम को रोजाना की बुनियाद पर, वो तेल है, वो गैस है, वो LPG है जिस पर टीका लगाया जा रहा है। सो इट्स मीन कि 5 अगस्त को जो आप करने जा रहे हैं कुछ अवाम की भी बात होगी उसमें। बिल्कुल, हम बात ये अवाम की करते हैं, इसीलिए अवाम हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, अब मुझे ये आप कर लेते हैं जरा बिलावल की बात। अब कश्मीर में जाकर मुजफ्फराबाद में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद आई, इसलिए कि उन्होंने कुछ ब्लैकमेल करना है। देखिए, मैंने खुद पीपल्स पार्टी के दौर में ये जो जम्मू और जो वैली के इलेक्शन है ना वो होते हुए देखे। आप सबसे बड़ा फ्रॉड देखते हैं कि जम्मू की 6 सीटों सिर्फ 40,000 लोगों पर जो हैं वो 6 सीटें तकसीम की गई हैं और दूसरी तरफ 4 लाख लोग हैं वैली के जो जिन पे 6 सीटें तकसीम की हैं। अब एक आदमी जो आजाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद से खड़ा होकर 40,000 वोट लेता है और उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान से जम्मू से एक 4,000 5,000 वाला बंदा लेकर जाते हैं और वो कल मिनिस्टर भी बन जाता है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट भी देता है और वो ब्लैकमेलिंग भी करता है। तो लिहाजा ये तमाम निजाम जो है ये फेक है, ये झूठा है, ये खुद धांधली की पैदावार है और कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक पिक्चर है कि जी इलेक्शन हो रहा है और उसके मुकाबले में हुकूमत आएगी। मैं आज भी आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आजाद कश्मीर, इवन मुजफ्फराबाद के हालात बड़े सख्त खराब है, रोडें बंद है और रावला कोट में इलेक्शन आगे, जो उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि जो 10 तारीख की अगस्त की डेट है वो आगे की जा सकती है। लिहाजा आप हमारा हाल वो है कि हम एक भांज औरत से जिसको मेडिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये भांज है, उससे जुड़वा और खूबसूरत बच्चों की तवक्को कर रहे हैं। अब जब आप बात इस निजाम की करती हैं जो निजाम आजाद कश्मीर को आगे लेकर जाने की लेकर जा रहा है, ये इस निजाम पर तो खुद सवालिया निशान है। अब मोहसिन नकवी साहब, मेरा एक सवाल है, अगर जान की अमान पाऊं कि हजूरे वाला पिछले जब आपने इलेक्शन करवाए थे तो आप उस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे और इलेक्शन आपकी में हुए थे। जब हम हार्ड स्टेट की बात करते हैं, DG ISPR साहब ने कल भी बात की कि जो हार्ड स्टेट होती है वो कानून और इंसाफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाती है। तो हुजूर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है तो पहले तो 9 मई के बाद से जो कमीशन बनाए, फिर उसके बाद जो 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग धांधली ज़्यादा 47 पर आए, इनका एहतसाब करें, फिर अदालतों को ठीक करें। इमरान खान पर बनाए गए जो मुकदमात हैं जो गलत हैं, जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप ले जाएं, वो 2 दिन नहीं ठहर सकते, उनको खत्म किया जाए। हमें अब मुल्क के अंदर इलेक्शन में शामिल होने का हिस्सा दिया जाए। हमें जो आइन हमें इजाजत देता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसकी इजाजत दी जाए, तो फिर तो हम इन चीजों की बात करें। अगर यही दोबारा कंट्रोल्ड इलेक्शन होने हैं और यही अपने हैंड पिक्ड लोग लेकर आने हैं, देखिए आकाशा, बजाय आप सूबे बनाने के, मैं एक बात करता हूं, अगर पंजाब में आप 50 सूबे बना ले, आप 50, देखिए सूबा बनाना असल में इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप छोटे यूनिट्स बनाएं, उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए और वहां के लोगों का जो आम का नुमाइंदा उसको इख्तियार दिए जाए। उस सूबों की बजाय अगर आप एक और काम कर लें, आज आप बल्दियाती इलेक्शन इस मुल्क में करवाएं, जो 4.5 साल हो गए ये हुकूमत आई है, इससे भी नहीं करवाएं तो लोगों के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, जो
पूरी दुनिया की अगर आप देख लेना जमहूरियत को, तो वहाँ जो मुसद्दक़ असूल है वो ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए जाते हैं। एक मेयर होता है, उस मेयर के नीचे पुलिस भी होती है, उस मेयर के नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी होती है, उस मेयर के नीचे हेल्थ डिपार्टमेंट भी होता है। वो मेयर छोटे यूनिट को प्रॉपर जो है वो चलाता है और लोगों को रिलीफ मिल सकता है। लिहाजा आप सूबे बना लें, अगर सूबे बनाकर भी अब आपने वही इलेक्शन करवाने हैं जो पिछले 78 साल हो रहे हैं, और जो अवाम जिनको वोट देती है वो उनके नुमाइंदे नहीं होते बल्कि डब्बों में से वोटें किसी और के नाम पर निकलती हैं, तो फिर ये निजाम इसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। और यकीन कीजिएगा आकाशा कि अब मेरे ख्याल से ये अब उन्होंने कह दिया, मोहसिन नकवी ने तो कल कह दिया कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, अब आप एक और आखिरी बात करूंगा, अब आप ये देखें कि जब पीटीआई की बात होती है, ये तो यही नून लीग वाले गले फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बात करते हैं, इनकी जुबानें बाहर निकलती। कल मोहसिन नकवी ने बयान दिया और नवाज शरीफ ने, जो तारिक सुमैर साहब, इस नवाज शरीफ ने सबको मना किया कि आपने बोलना नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ किसी को मना नहीं किया नवाज शरीफ ने। ये जो आप खबर दे रहे हैं गलत है। राना सनाउल्लाह उनके करीब 3 आदमी, उनके करीब 3 आदमी हैं, उन्होंने बयान दिया भाई। अच्छा 1 मिनट दीजिए तारिक सुमैर साहब। अब इस नवाज ऐसे ना खाते में डाले ना खबर। नवाज शरीफ ने सबको इसलिए बना किया। कहाँ है? मुझे कोई वीडियो भेज दे नवाज शरीफ की, मैं मान लूंगा। सर सुन तो लीजिए जी। सुन ले। मना इसलिए किया गया, पहले तो पीटीआई के खिलाफ तो गले फाड़ फाड़ के बोलते हैं, इनके तो फेफड़े बाहर आते हैं। अब नवाज शरीफ इसलिए मना किया कि नवाज शरीफ को लाने के लिए जो केस खत्म किए गए, उनके खिलाफ नैब के और करप्शन के जो केस किए गए हैं वो गैर कानूनी तौर पर किए गए हैं, वो कभी भी खुल सकते हैं और नवाज शरीफ जेल में जाएंगे। और उनकी बेटी के खिलाफ जो नैब के मुकदमा में वो गई थी, इनको पता है कि कतरी खत और वो सारी चीजें खुल जाएंगी, इसलिए बेहतर यह है कि माल बचाओ और मुल्क दबाओ। चलें, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपका पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।